वर्क, पावर एंड एनर्जी पार्ट 2 क्लास 11 के लिए ये वीडियो विशेषकर बनाया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के दूसरे पार्ट के बारे में मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में विशेषकर पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स स्पीड, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी विशेषकर दो टाइप्स की हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी वस्तु में अगर स्पीड है तो ड्यू टू इट स्पीड इट कैन डू वर्क। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा कार्य कर सकता है और स्पीड के कारण उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यही अगर कार्य करने की क्षमता अगर किसी पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण हो तो उसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फिर से बता रहे हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स स्पेशल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। विशेषकर दो टाइप्स के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण, अगर कोई वस्तु हाइट में है तो वो कार्य कर सकती है, क्योंकि उसको हाइट से अगर छोड़ा जाएगा तो वो अपने आप वो मूव करेगी, वो कार्य कर सकती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा हुआ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर अगर वस्तु का शेप आपने चेंज किया, या तो कंप्रेस किया या तो एक्सपैंड किया, जैसे स्प्रिंग में, तो वो अपने आप अपने प्रारंभिक स्थिति में आने की कोशिश करेगी और इसके फलस्वरूप वो कार्य करेगी और इसी का हम लोग कहते हैं कि उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे इस चित्र को देखो, यहाँ पे दो व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर हैं। भगवान ने करे अगर यहाँ से गिर जाएं तो बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे। तो हाइट के कारण किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों में है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स इंक्रीज इन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देख लेते हैं किस प्रकार आता है। मान लेते हैं कि एक ऊंची बिल्डिंग है, हाइट है h। यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, कोई बॉल है मान लो। इसको आपको छत पे फेंकना है, यहाँ तक फेंकना है। तो इसमें आपको कार्य करना पड़ेगा, यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट h, मतलब mgh हो गया आपका वर्क डन। और ये जो वर्क डन आप करेंगे ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से अगर इसको छोड़ा जाएगा तो ये अपने आप कार्य करेगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू mgh बहुत जगह पर ज़्यादा कैपिटल U से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स इंक्रीज इन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर आप किसी बॉडी को हाइट पे लेके जाएं तो उसके अंदर कार्य करने की एक क्षमता आ गई, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है। ये वस्तु पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, या फिर पॉइंट बी से सोचिए, पॉइंट बी से लेकर ए तक आए या पॉइंट बी से लेकर सी तक आए, मतलब किसी भी रास्ते से आप ग्राउंड लेवल पे पहुँचें, या तो ऐसे यहाँ से पहुँचें या तो यहाँ से आके फिर यहाँ से यहाँ तक आए, वर्क डन एक ही होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पाथ पर निर्भर नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। उसी को देख लेते हैं किस प्रकार से हो रहा है। पहले हम लोग जो पहले जानते थे कि हाँ, जो डायग्राम किस तरह से बनाते हैं हम लोग, पहले वेट, और वेट को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। और ठीक mg cos थीटा के विपरीत यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन काम करता है, कैपिटल N। और हम लोग देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेकर ए तक आपको डिस्प्लेस करना है। और फोर्स जो है ये एकदम स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो सिर्फ mg sin थीटा यही रिस्पॉन्सिबल है इस वस्तु को नीचे लाने में। और वर्क डन कितना हो जाएगा, ये जो फोर्स है इसको डिस्प्लेसमेंट से गुणा कर देंगे, मतलब बी ए से गुणा कर देंगे, mg sin थीटा इंटू बी ए या ए बी। अब बी ए को हम लोग कह सकते हैं, बी ए को हम लोग साइन थीटा के साथ ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, तो बी ए साइन थीटा, और बी ए साइन थीटा का मतलब हुआ बी सी।
ऐसे किसी भी ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं कि अगर हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, और बेस है कॉस थीटा कंपोनेंट। तो जो भी है यहाँ पर बी ए साइन थीटा मतलब हो गया बी सी मतलब एच। तो वर्क डन इज एम जी एच। जैसे नॉर्मल स्थिति में होता है ऊपर से नीचे तक आने में या नीचे से ऊपर तक जाने में, तो देख रहे हैं कि हम लोग किसी भी पाथ से जाएं वर्क डन एक ही होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स स्पेशल शेप इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो स्पेशल शेप है, इस शेप के कारण इस बॉडी पर अगर आप प्रेस करते हैं, ये मतलब कंप्रेस करते हैं इसको नीचे की तरफ, तो ये अपने प्रारंभिक स्थिति में आने की फिर से कोशिश करेगा और ये वर्क डन करेगा। उसी तरह से अगर आप इसको स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ तो भी वही स्थिति, ये वापस अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे तो उस क्षेत्र में भी वर्क डन करेगा। इसको मापने के लिए कि कितना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली ये apparatus जो आपको दिख रहा है ये है हुक्स लॉ apparatus। हुक्स लॉ क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। कि यहाँ पर एक स्प्रिंग के सहारे एक वस्तु को लटकाया गया है और इस पर बहुत सारे वेट्स जो हैं एक के बाद एक आप जोड़ते गए। ये जो वेट्स हैं सब में यहाँ पे देखो एक कटे का निशान है। तो ये जो कटे का निशान है वो उल्टा तरफ से घुमा के इसके ऊपर एक एक करके रख देते हैं। तो फिर हम लोग वेट बढ़ाते जा सकते हैं। मान लो कि ये 10 ग्राम है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके जब हम वेट बढ़ा रहे हैं तो देखेंगे कि जो कांटा है जहाँ तक ये दिखा रहा था, पहले मान लो कि 4 पे दिखा रहा था, तो 10 बढ़ाया तो 5 पे, फिर 10 बढ़ाया तो 6 पे, फिर 10 बढ़ाया तो 7 पे, इस तरह से। तो हुक्स लॉ यही है कि जितना एक्सटेंशन है, स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो रहा है, वो समानुपाती है अप्लाइड फोर्स के। जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसके पहले क्षेत्र में था एक कितना वेट वहाँ पे दे रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे था। तो वो फोर्स का काम कर रहा था। आप उंगली से भी खींच सकते हैं या किसी भी वस्तु से खींच सकते हैं जिसका आप फोर्स माप सकते हैं। तो तब आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। इसी को हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट्स, जब तक उसका इलास्टिसिटी बरकरार रहे। इलास्टिक लिमिट का मतलब है वो लिमिट जब तक आप उसको खींच कर छोड़ेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा। उस लिमिट तक, एक हद के बाहर अगर आप खींचेंगे तो स्प्रिंग बड़ा होकर रह जाएगा, उतना एकदम ओरिजिनल लेंथ तक वापस नहीं आएगा। अगर हद से ज़्यादा आप खींच देंगे तो तब उस क्षेत्र में क्या होगा कि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया। अगर आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही खींचते हैं, तब उस क्षेत्र में विद इन इलास्टिक लिमिट्स द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाइड। जितना स्ट्रेचिंग फोर्स है उसके साथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब x और स्ट्रेचिंग का फोर्स का मतलब F, ये दोनों समानुपाती हैं। द अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन आर प्रोपोर्शनल। दो चीज़ें प्रोपोर्शनल हैं तो वहाँ से इक्वल साइन करने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देना पड़ेगा, स्थिरांक देना पड़ेगा। उस स्थिरांक को हम लोग कहते हैं यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग या फिर सिंपली स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ड्यूरिंग एक्सटेंशन द फोर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू के एक्स। इसको ध्यान से देखिए आप, जब आप इसको खींच रहे हैं तो जितना ज़्यादा खींचेंगे फोर्स उतना बढ़ेगा। तो जब एकदम स्टार्टिंग पे जब जीरो डिस्प्लेसमेंट था, जब जीरो स्ट्रेचिंग था या जीरो एक्सटेंशन था, तो इस क्षेत्र में जीरो फोर्स था। जितना आप खींचते गए फोर्स बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो के एक्स हो गया यहाँ पे फोर्स। तो ये x का वैल्यू जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ते जाएगा। तो हम लोग एवरेज फोर्स निकालते हैं। एवरेज फोर्स कितना होगा? स्टार्टिंग और फाइनल दोनों फोर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो दैट बिकम्स के एक्स बाई 2। तो एवरेज फोर्स इज के एक्स बाई 2। अब एवरेज फोर्स से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को गुणा कर देते हैं तो हम लोग के पास वर्क डन मिल जाएगा, सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला वर्क डन का और फोर्स का, ये दोनों आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम सम्स कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स की। कुछ कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स जो है वो आप पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज अ कांस्टेंट। तो पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो स्थिर है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उसको या तो आप ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं।
अब इसका एक दूसरा रूप यहाँ पर आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या बोला गया है कि अगर डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, डिसिपेटिव फोर्सेस वो जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, तो डिसिपेटिव फोर्सेस उसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। जैसे फ्रिक्शन एक एग्जांपल है कि अगर आप देखें कि फ्रिक्शन जो फोर्स है उसके कारण जो वर्क डन होता है उसको आप रिवर्स करके पा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण जो वर्क डन की है उसको आप वापस पा सकते हैं, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और एक जो कंजर्वेटिव फोर्स का अपोजिट है वो है डिसिपेटिव फोर्स। अगर डिसिपेटिव फोर्सेस ना हो, जैसे फ्रिक्शन ना हो, तो फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहता है। मतलब अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गया तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, नीचे से ऊपर गया तो काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, लेकिन टोटल वो हमेशा कंजर्व्ड रहा अगर फ्रिक्शन और दूसरे डिसिपेटिव फोर्सेस ना रहे तो। फिर बात करते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक नई बात है। ये वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा कि मास भी एनर्जी का ही एक रूप है, और इसीलिए हम लोग किसी मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, एंड हेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी हो सकता है। तो मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा कि कोई भी वस्तु का जो भार है, जो कोई जो मात्रा है, मतलब कि वो किसमें कितना किलोग्राम मैटर है, वो भी एक प्रकार का एनर्जी है। और हम लोग उस एनर्जी से दूसरा एनर्जी जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। इसी सिद्धांत को यूज करके एटम बॉम्ब में देखना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। कहाँ से मिलता है? थोड़ा सा मास जो है, इलेक्ट्रॉन का एक बहुत छोटा हिस्सा, इतना कम मास जो है बदल जाता है एनर्जी में, और उसके कारण इतना ज़्यादा विध्वंस होता है, तबाही होती है इतनी ज़्यादा। तो क्यों होता है इतना ज़्यादा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में क्या है? E है एनर्जी, M है वस्तु का मास, और C है लाइट का स्पीड। अब लाइट का स्पीड आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। मतलब अगर आप 1 किलोग्राम वस्तु को बदलेंगे एनर्जी में तो आपको मिलेगा 1 इंटू 9 इंटू 10⁻16, 9 के बाद 16 जीरो, इतने जूल 1 किलोग्राम से। बहुत बड़ी एनर्जी है। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि इंडिविजुअली मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल या अलग से एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं, टोटल मास और एनर्जी दोनों मिला के यूनिवर्स में जितना है उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और वही कंजर्व रहता है। मतलब मास से एनर्जी बदल सकता है, एनर्जी से मास बन सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ कहाँ कंजर्व रहती है। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई वस्तु ऊपर से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गिरी और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गिरी, मतलब ये टोटल गिर ही रही है, बीच में कोई एक पॉइंट मान लिया हम लोग। तो मान लेते हैं कि h हाइट तक गिरा है और a से b x है और b से c है h माइनस एक्स। तो देखते हैं कि पॉइंट ए पर कितना एनर्जी है। पॉइंट ए पर एनर्जी है पहले काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है इसीलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्योंकि ये हाइट h पर है इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो टोटल एनर्जी कितना हुआ? यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, दोनों को जोड़ दिया, टोटल mgh, यही है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। पॉइंट बी पर क्या है? पॉइंट बी पर यहाँ पे तो स्पीड बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर एक स्पीड आ गया मान लो u, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mu स्क्वायर। और फिर यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है किसी एक जगह पे वेलोसिटी निकालने का? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी अगर यहाँ पर u है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि g ही है एक्सीलरेशन। तो यू स्क्वायर की जगह 2gx हम लोग बिठा देंगे और mgx हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा। वहाँ से हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी मिल गया mg इंटू एच माइनस एक्स। टोटल एनर्जी कितना होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखेंगे mgh के साथ ही बराबर आएगा। आप लोग इसको कॉपी में करके देख लेंगे। नेक्स्ट है लोवेस्ट पॉइंट।
यहाँ पर सी पॉइंट पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसको यू नहीं वी अप मान लीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2g h, क्योंकि h हाइट तक गिरा है यहाँ से यहाँ तक, तो वी स्क्वायर की जगह पे 2gh बिठा देंगे, 2 कट जाएगा और mgh आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, mgh और 0 दोनों को ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो जाएगा। टोटल वैल्यू इज mgh। तो तीनों क्षेत्रों में देखो mgh mgh mgh, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से प्रूव हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी हर जगह पे mgh है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका एक और एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है का मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, बॉडी पॉइंट ए पे थी, स्लाइड होके बी पे आई, बी से आकर सी पे आई। तो इस स्थिति में हम लोग देख लेते हैं, कुछ डिस्टेंसेस मार्क किए हुए हैं, ये पॉइंट ए है, ये ई है, ये डी है, और इस पे फोर्सेस जो काम कर रहे हैं नीचे एम जी, तो एक्सेलरेशन हो गया जी, और इस साइड में जी कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स है एम जी कॉस थीटा, इस तरफ फोर्स है एम जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके कुछ नाम है, ए से लेकर डी, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं, इस डिस्टेंस को कह देते हैं एच, और ए से लेकर बी इस डिस्टेंस को कहते हैं एक्स। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि ये एच हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, टोटल कितना हुआ दोनों को ऐड कर देंगे एम जी एच। पॉइंट बी पर उसी तरह से इसके पहले स्लाइड में जैसे देखा, हाफ एम यू स्क्वायर। फर्क ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जी की जगह जी साइन थीटा है, तो 0 स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा इंटू एक्स। आप क्या करेंगे, इस 2g साइन थीटा एक्स को बिठा देंगे यू स्क्वायर की जगह पर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा ये 2 कट के एम जी एक्स साइन थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है, इस जगह का हाइट पहले पता करना पड़ेगा। आप इस सीट पे आइए, तो ये जो हाइट है ई से लेकर डी, ये हो जाएगा एच माइनस ए ई, एच माइनस ए ई, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू एच माइनस ए ई। अब ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई ए बी का साइन थीटा होगा, तो मतलब ए बी तो एक्स है, तो इसका साइन थीटा, एक्स साइन थीटा। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कीजिए, देखिएगा कि एम जी से एक्स साइन थीटा दोनों जगह पे कट जाएगा, और फाइनली हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा एम जी एच। तो यहाँ भी एम जी एच, यहाँ भी एम जी एच, नीचे भी एम जी एच होना चाहिए, देख लेते हैं। पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल पहले की तरह, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, प्लस 2as होता है, तो एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, और डिस्टेंस है ए से लेकर सी। तो हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को, वी स्क्वायर का जो वैल्यू आया, इसको हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और हमारा वैल्यू आ जाएगा एम जी इंटू ए सी साइन थीटा। अब ए सी का साइन थीटा कितना होगा, ए सी का साइन थीटा ए डी के साथ बराबर होगा, और ए डी इज एच, इसका मतलब हुआ ये एम जी एच ही है। तो काइनेटिक एनर्जी एम जी एच है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करके फिर से एम जी एच, जैसा कि होना चाहिए। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज़्यादातर ये आता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बैलून राइजिंग अपवर्ड्स। एक हाइड्रोजन गैस अगर भर्ती किया हुआ बैलून है, आप छोड़ देंगे तो अपने आप ऊपर चला जाएगा। बहुतों को लग सकता है कि ऊपर जाते समय तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कंजर्व कैसे हुआ, टोटल तो सभी एनर्जी बढ़ ही जा रहा है। मान लेते हैं कि हाइट एच तक ये बैलून उड़ गया है, तो वेलोसिटी ऊपर जाते समय ज़रूर 0 स्क्वायर प्लस 2ah होगा, जहाँ ए एक्सेलरेशन है, और फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नीचे से ऊपर जाने वाला जो फोर्स है, ये एक्चुअली ये फोर्स कहाँ से मिल रहा है, अप थ्रस्ट से। तो यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, 0 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन की जगह पे एफ बाई एम इंटू एच। ठीक वहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को पुटअप करके एफ एच आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। अब पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे माइनस एफ एच, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। देखो, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये नॉट वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो यहाँ पे देखो, ये जो बॉडी है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स इसको ऊपर खींच दे रहा है, और जितना हाइट जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मैं फिर से बता दूं,
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि आप जहाँ से उसको छोड़ेंगे, अगर किसी जगह का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उसका मतलब होगा कि वो और कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं पर है। और जहाँ से वो दूसरी जगह पे जाता है, याद रखिएगा हमेशा एक जगह से जब दूसरी जगह पे वस्तु जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा घटता है जब स्वतः जाता है अपने आप। जैसे अगर कोई वस्तु हाइट से नीचे की तरफ गिरे तो फिर वहां पर वो हाई पोजीशन से लो पोजीशन आ रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी पे आ रहा है। ठीक उसी तरह से ये वस्तु अपने आप नीचे से ऊपर जा रहा है, तब यहाँ पर भी ये हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो मतलब जितना ऊपर जा रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एफ एच। टोटल एनर्जी, इसका मतलब दोनों को ऐड करके जीरो। तो टोटल एनर्जी यहाँ भी जीरो था और यहाँ भी जीरो। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ एनर्जी किस तरह से ऐसे फॉर्म में बदल रहा है जिसका कोई यूज नहीं है। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सम एनर्जी इज लॉस्ट एज अनयूजेबल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। इस क्लासरूम सिचुएशन को ध्यान से देखो। यहाँ पे जो ट्यूबलाइट है, फैन है, इन इन सभी में एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। इस ट्यूबलाइट में ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है इलेक्ट्रिक से लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी। फैन में परिवर्तन हो रहा है इलेक्ट्रिकल से काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 जूल यहाँ पर करंट की खपत हो रही है तो 100 जूल का ही लाइट मिल रहा है, या फिर 100 जूल आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो 100 जूल से ही आपको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। कुछ आपके ऐसे फॉर्म से बदल जा रहा है जिसका कोई उपयोग ही नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ हीट में परिवर्तित हो जा रहा है जो आपको नहीं चाहिए, यहाँ भी कुछ हीट में परिवर्तित हो जा रहा है जो आपको नहीं चाहिए। तो अनयूजेबल एनर्जी फॉर्म्स में वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, इसको कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी लॉस है उसी को हम लोग डिसिपेशन ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन, किसी मशीन का एफिशिएंसी से क्या समझते हो कि वर्क आउटपुट बाय एनर्जी इनपुट इनटू 100%, कितना परसेंट आपको आउटपुट मिल रहा है और कितना आपने इनपुट दिया। मान लेते हैं कि आपने 100 जूल एनर्जी दिया और आपको सिर्फ 80 जूल आउटपुट मिला और 20 जूल का लॉस हो गया, तो एफिशिएंसी कितना हो गया, 80%। ठीक उसी तरह से हम लोग एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन को कैलकुलेट करते हैं। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण एनर्जी डिसिपेट होता है। देखो इस सिचुएशन में अगर ये बॉडी नीचे जा रहा है और फ्रिक्शन है तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, जहाँ पे म्यू है नॉर्मल रिएक्शन। अब अलोंग द प्लेन ये हम लोग पहले ही जानते थे कि फ्रिक्शन के कारण भी जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पॉइंट बी पर अगर वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो वो होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जीरो स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स। ए क्या है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुटअप कर दिए। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो हमारे पास आया एम जी एक्स, फिर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर पॉइंट बी पर वो है एम जी इंटू एच। हाइट कितना है, एच नहीं, यहाँ पे डी ई होगा, डी से लेकर ई, क्योंकि ये ए पॉइंट पे नहीं, ये बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट का हाइट ई पॉइंट के हाइट के साथ बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली ये ए डी माइनस ए ई है। तो ए डी का मतलब हुआ एच और ए ई का मतलब हुआ एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये एक्स है तो ये पार्ट है एक्स साइन थीटा। तो हम लोग फिर देख रहे हैं टोटल एनर्जी कितना हो गया, एम जी एच माइनस एक्स साइन थीटा। यहाँ पे जो है इसको आप ब्रेकअप कर सकते हैं और ब्रेकअप करके आपको मिलेगा ये एक्स का जो वैल्यू है इसको आप पुटअप कर सकते हैं और देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योगफल है। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को आप ऐड कीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें ये एम जी एक्स साइन थीटा जो है वो कट जाएगा और हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन रहेगा यहाँ से एम जी एच और यहाँ से एम जी एक्स इंटू म्यू कॉस थीटा, बीच में एक माइनस साइन।
तो यहाँ से इसको एक दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यहाँ पे mgh को mgh लिख दिया और म्यू एम जी कॉस थीटा एक्स इसको लिख सकते हैं। ये म्यू एम जी कॉस थीटा है, म्यू इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम जी कॉस थीटा, इसीलिए म्यू इंटू ये है एन फिर है एक्स। म्यू इंटू एन का मतलब है फ्रिक्शन, तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, एम जी एच जो ए पॉइंट पे होना चाहिए माइनस एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब हुआ ये फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन हुआ, ये एनर्जी आपका लॉस हो जाएगा। तो जिसे कहते हैं डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब है कि एनर्जी लॉस हो गया इन अनयूजेबल फॉर्म। तो देखो यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन है इसीलिए आहिस्ते आहिस्ते एनर्जी जो है वो डिसिपेटेड या फिर नष्ट होता जाएगा। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स दो प्रकार के हैं, एक वो जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, एक वो जिसमें एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहता, वो डिसिपेटेड हो जाता है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ मोशन, इसमें पाथ ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें करता है। नंबर 3 कि इसमें क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो है और इसमें क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेट्रा, और इसके एग्जाम्पल है फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एक्सेट्रा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, यहाँ पर इसका पार्ट 2 खत्म होता है। अगले दिन हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।